ज्यादातर स्टूडेंट का ये डाउट रहता है कि ये बाल्कन रीजन कॉन्फ्लिक्ट क्या था, इंपीरियलिज्म क्या होता है, नेशनलिज्म और इंपीरियलिज्म मिलकर कैसे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जो है हमारा, उसका ये लास्ट वाला टॉपिक है, बिल्कुल लास्ट टॉपिक है। ठीक है, जिसमें हम इंपीरियलिज्म के बारे में पढ़ते हैं और फिर हम पढ़ते हैं कि बाल्कन रीजन के अंदर कॉन्फ्लिक्ट होता कैसे है। ओके, तो इस पूरे टॉपिक में मैं आपको ये अच्छे से समझा दूंगी कि बाल्कन कॉन्फ्लिक्ट हुआ क्यों और एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। आप देखेंगे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, रीजन फॉर द बाल्कन कॉन्फ्लिक्ट, कि बाल्कन रीजन में कॉन्फ्लिक्ट के रीजन क्या थे, या फिर सिंपली वो पूछ लेंगे कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द बाल्कन रीजन, कि बाल्कन रीजन है क्या, आप वही बता दीजिए। ठीक है, तो ये चांसेस होते हैं एग्जाम में पूछने के, डिफिकल्ट क्वेश्चन बन सकते हैं क्योंकि लोगों को, स्टूडेंट्स को क्लैरिटी नहीं होती है इस चीज को लेकर, तो इसलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो स्टार्ट करते हैं अब हम। ठीक है, सबसे पहले नेशनलिज्म। तो नेशनलिज्म आपने अपने चैप्टर 1 के अंदर ही, जहां पर फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा है, वहीं पर आप सबसे पहले पढ़ते हैं कि भाई सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, okay, to a nation often defined by the shared language, culture, history, ethnicity। इन सारी चीजों से एक कॉमन बिलोंगिंगनेस आती है, एक कॉमननेस आती है लोगों के अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं, नेशनलिज्म बोलते हैं। ठीक है, अब कहते हैं जब नेशनलिज्म स्टार्ट हुआ था ना, तब तो वो काफी अच्छा था क्योंकि वो किसकी बात कर रहा था, फ्रीडम की बात कर रहा था, डेमोक्रेसी की बात कर रहा था, आइडियलिस्टिक चीजों की बात कर रहा था कि सब इक्वल हो, सबको फ्रीडम हो, डेमोक्रेसी हो। लेकिन धीरे 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 आप देखेंगे कि जो नेशनलिज्म हो वो नैरो क्रीड हो गया है। ठीक है, काफी नैरो हो गया है और अब ये क्या चाहता है, ये चाहता है एक्सपेंशन। ठीक है, इनटॉलरेंट हो गया है। ठीक है ना, ये दूसरों को सहना नहीं पसंद करता और क्या चाहता है, टेरिटोरियल एक्सपेंशन चाहता है। ये जो नीचे आप मैप देख रहे हैं, ये बाल्कन रीजन का ही मैप है। क्लियर है? चलिए, अब नेशनलिज्म क्लियर हो गया, अब देखते हैं इंपीरियलिज्म। इंपीरियलिज्म में आपको ना 2-3 कीवर्ड्स याद रखने हैं, जितने भी आंसर आपको लिखने हैं सोशल साइंस के अंदर, आपको कीवर्ड्स याद रखने हैं, आप उसी के अराउंड आंसर को फ्रेम करके लिखेंगे। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए क्या बताते हैं कि डेफिनेशन, द पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग द कंट्रीज पावर। अब यहाँ पर कीवर्ड क्या हो गया, एक्सटेंड करना। ठीक है, एक्सटेंड द कंट्रीज पावर। ओके, कैसे करेंगे अब कंट्री की पावर और इन्फ्लुएंस को एक्सपैंड, थ्रू द कोलोनाइजेशन, यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स या फिर अदर मीन्स। अब अगर आपको पावर एक्सपैंड करना है अपनी कंट्री की, कैसे करोगे, कोलोनाइजेशन मतलब या तो कोई टेरिटरी वगैरह है उसको कैप्चर कर लोगे, उसको कॉलोनी बना लोगे, या फिर मिलिट्री फोर्स का यूज करोगे, या फिर जो अदर मोड है उसका यूज करोगे, सॉफ्ट पावर हो गया, या फिर लीगली आप किसी को एक्वायर कर लो, वो सारी चीजें हो गई। ओके, तो अल्टीमेटली इसका मतलब क्या है, एक्सपैंडिंग द कंट्रीज पावर, कि आप कंट्री की पावर को एक्सपैंड कर रहे हो थ्रू द टेरिटोरियल एक्सपेंशन, हो सकता है मिलिट्री फोर्स, हो सकता है या अलग तरीके से हो सकता है। क्लियर है? तो नेशनलिज्म का मतलब था कॉमननेस, कॉमन बिलोंगिंगनेस, है ना। और इंपीरियलिज्म का मतलब क्या हो गया, एक्सपैंडिंग द स्टेट्स पावर। ओके, कॉलोनाइजेशन के थ्रू, मिलिट्री के थ्रू, अदर मीन्स के थ्रू हो सकता है। ओके, तो अब ये बिग पावर जब हम पढ़ेंगे ना अभी बाल्कन कॉन्फ्लिक्ट, तो उसमें पढ़ेंगे जो बिग पावर है ना, ये अपनी टेरिटरी, अपनी कंट्री के पावर को एक्सपैंड करने के लिए ही बाल्कन रीजन में जाती है और आपस में राइवलरी स्टार्ट करती है। ओके, अब कहते हैं जब नेशनलिज्म और इंपीरियलिज्म मिल जाता है आपस में, तो ये डिजास्टर क्रिएट करता है। ओके, और आप देखोगे यही क्या बनता है, रीजन बनता है वर्ल्ड वॉर 1 का। क्लियर है? चलते हैं आगे। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अभी जो हमने पढ़ा वो भी जरूरी था बेस बनाने के लिए। अब देखो, कहते हैं द मोस्ट डेंजरस सोर्स ऑफ द नेशनलिज्म टेंशन इन यूरोप, बाल्कन। बाल्कन यूरोप का ही पार्ट होता है एक, ये जैसा आप देख रहे हैं। ओके, यहाँ पर ना एक कॉन्फ्लिक्ट, सीरीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाती है। कैसे स्टार्ट होती है, सबसे पहले देखो ये जो रीजन है ना, यहाँ पर एथनिक वेरिएशन बहुत ज्यादा है, जोग्राफिकल और एथनिक वेरिएशन बहुत ज्यादा है। तो आप क्या रखोगे, ये जो रीजन है ये वेरिएशन का रीजन है, एथनिसिटी के बेसिस पे भी, एथनिकली भी और जोग्राफिकली भी, मतलब ज्योग्राफी भी इसकी अलग अलग है, एथनिसिटी भी अलग अलग है, तो इसलिए ये रीजन ऑफ वेरिएशन है। ओके, अब कहते हैं यहाँ पर ना अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं, इनहेबिटेंट रहते हैं, जिनको स्लैब्स बोल रहे हैं। ओके, देन अब ये इतना हो गया। ओके, इनको क्या बोल रहे हैं, स्लैब्स। ओके, अब देखो मॉडर्न कंट्रीज जो है, अब ये जो आपको अभी बाल्कन दिख रहा है, इसके अंदर आज की जो मॉडर्न कंट्रीज है ना, वो आती है जैसे रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया और ग्रीस। तो याद रख लीजिए, रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया और ग्रीस, आरबी या ABGR, अल्बानिया, बुल्गारिया, ग्रीस, रोमानिया। ठीक है ना, और भी आती है कोटिया, बोस्निया, ये सर्बिया, मोंटेनिग्रो, ये सब आते हैं। ओके, ये आज की जो कंट्रीज है, ये सब पहले क्या थी, जो बाल्कन रीजन है उसी का ही पार्ट हुआ करती थी। इतना क्लियर हो गया हमें?
कि हाँ भाई रीजन क्या है, एथनिक वेरिएशन का है, ज्योग्राफिकल वेरिएशन बहुत ज्यादा है। स्लैव्स बोलते थे वहां के लोगों को। आज की जो मॉडर्न कंट्रीज है लाइक अल्बेरिया, बल्गारिया, ठीक है, ग्रीस और रोमानिया, ये सब कुछ उसी के ही अंदर आता था, बाल्कन रीजन के ही अंदर आता था। नेक्स्ट देखिए, कॉजेज ऑफ इंस्टेबिलिटी, कैसे इंस्टेबिलिटी क्रिएट होती है। ठीक है भाई, इतना बड़ा रीजन था, आज की मॉडर्न कंट्रीज उसके अंदर आया करती थी, तो कॉन्फ्लिक्ट क्यों स्टार्ट हुआ, रीजन क्या था कि कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया। तो रीजन देखिए क्या था, दो मेन फैक्टर। फर्स्ट है स्प्रेड ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म, हमने स्टार्टिंग में ही बात की ना, नेशनलिज्म। तो कहते हैं ये जो अलग अलग कंट्री थी ना, अल्गेरिया, अल्बानिया, सॉरी, अल्बानिया, बुल्गारिया, ठीक है, उसके बाद क्या था, ग्रीस था, रोमानिया था। कहते हैं इन सब के अंदर ना अपनी अपनी क्या आ जाती है, नेशनल आइडेंटिटी की फीलिंग स्टार्ट हो जाती है, रोमांटिक नेशनलिज्म स्टार्ट हो जाता है। मतलब अल्बानिया चाहता है कि भाई मैं खुद इंडिपेंडेंट हो जाऊं, ठीक है, बुल्गारिया चाहता है मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊं, ग्रीस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस तो आप चैप्टर 1 में पढ़ते भी हैं, ठीक है, वो चाहता है मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊं। रोमानिया चाहता है कि भाई मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊं, मतलब हम ये जो बाल्कन रीजन है इससे अलग हो जाए। अब ये जो रीजन है, ठीक है, अब इसमें अलग अलग एथनिसिटी के लोग रह रहे हैं, तो इन सबके अंदर अपनी अपनी एथनिसिटी के लिए क्या आता है, नेशनलिज्म की फीलिंग इमर्ज होती है, जिसकी वजह से ये चाहते हैं कि भाई हम जो है अलग हो जाए, हम इंडिपेंडेंट हो जाए। क्लियर है, फर्स्ट रीजन रोमांटिक नेशनलिज्म इमर्ज हुआ इनके अंदर। सेकंड देखो, डिसइंटीग्रेशन ऑफ ऑटोमन एम्पायर, कि ऑटोमन एम्पायर जो है, ठीक है, अ लार्ज पार्ट ऑफ द बाल्कन वाज अंडर द ऑटोमन एम्पायर। अब ये जितनी भी कंट्रीज दिख रही है ना, कह रहे हैं कि ज्यादातर जो बाल्कन रीजन का पार्ट था ना, वो किसके कंट्रोल में था, ऑटोमन कंट्रोल में था, ठीक है ना, ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था। अब कहते हैं एम्पायर ने ना खुद को स्ट्रेंथन करने के लिए और ये सारी कंट्रीज इनसे अलग ना हो जाए, इसके लिए पहले ही उन्होंने क्या किया, मॉडर्नाइजेशन किया और कुछ इंटरनल रिफॉर्म लेकर आए, लेकिन वो फेल रहे। ठीक है, ये कंट्रीज के ऊपर उनका कुछ असर नहीं पड़ा, ये कंट्री फिर भी इंडिपेंडेंस की डिमांड कर रही थी और जो ऑटोमन एम्पायर रिफॉर्म्स लेकर आया ताकि इसको डिले किया जा सके, उसका कोई फायदा नहीं हुआ। देन यूरोपियन सब्जेक्ट नेशनैलिटीज ब्रोक अवे वन बाय वन डिक्लेयर इंडिपेंडेंस, और क्या होता है, ये ना एक एक करके खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करना स्टार्ट कर देते हैं कि भाई अब हम आपके पार्ट नहीं है, अब हम ऑटोमन एम्पायर के पार्ट नहीं है, वी आर नाउ एन इंडिपेंडेंट कंट्री। ओके, क्लियर हो गया इतना, ठीक है, अब इन्होंने इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया। अब देखो क्या होता है, कहते हैं इन्होंने लॉजिक क्या दिया, जब ये खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर रहे थे तो इन्होंने लॉजिक क्या दिया कि भाई रीजन क्या है, क्यों इंडिपेंडेंट हो रहे हो। तो कहते हैं हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल इन्होंने एक रीजन दिया कि वी वर इंडिपेंडेंट, कि भाई हम ना पहले ही इंडिपेंडेंट थे, बट कुछ फॉरेन पावर्स ने हमें सब्जुकेट कर लिया, अपने कंट्रोल में ले लिया, इसलिए हम क्या हो गए, उनके अंडर आ गए। अदरवाइज वी आर हिस्टोरिकली इंडिपेंडेंट, तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, अपनी जो लॉन्ग इंडिपेंडेंस है जो कहीं खो गई थी, उसको वापस लेने की ही कोशिश कर रहे हैं, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। एंड देन ये बोलते हैं they were strictly based on nationality एंड पॉलिटिकल राइट, कि मत भाई हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी नेशनैलिटी के लिए लड़ रहे हैं और हम अपनी पॉलिटिकल राइट के लिए लड़ रहे हैं। ठीक है, दोबारा से याद कर लो, चार कंट्रीज याद रहनी चाहिए, अल्बानिया, बुल्गारिया, ग्रीस और रोमानिया। ठीक है, ये चार याद रखना, जब एग्जाम्पल लिखो तो एटलीस्ट ये चार तो तुम लिख ही देना, ABGR। ओके, ABCD तो पता ही होगा, तो ABGR, अगर देखो C से कोई है, D से कोई है, तो ABCD करके याद कर लो। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, अब देखो इतना तो समझ आ गया, मान लेते हैं कि ये क्या है, ये ऑटोमन एम्पायर है, इसके अंदर आ गया ये अल्बानिया, बल्गारिया, ग्रीस और रोमानिया, मैंने जब तक के लिए चार रखा है। अब क्या है, ये किससे अलग होना चाहते हैं, ये अलग होना चाहते हैं इस ऑटोमन एम्पायर से। ओके, तो पहला केस तो ये हो गया कि ये इस ऑटोमन एम्पायर से ही अलग होना चाहते हैं। अब देखो दूसरा केस क्या आएगा, कहते हैं द सिचुएशन इन बाल्कन वर्सन, कहते हैं बहुत ज्यादा वर्स हो गई, क्यों, क्योंकि नेशनल स्ट्रगल टू डिफाइन द आइडेंटिटीज, ये नेशनल स्ट्रगल कर रहे थे अपनी अपनी आइडेंटिटी को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, किससे अलग होना चाहते हैं, ऑटोमन एम्पायर से। अब कहते हैं इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट होता है, रीजन बिकम अ बैटल ग्राउंड फॉर द आइडेंटिटी एंड इंडिपेंडेंस। अब क्या है कि पहला तो चलो ठीक है कि तुम ऑटोमन एम्पायर से अलग होना चाहते हैं, दूसरा ये कहते हैं कि ये जो अल्बानिया है, ये बुल्गारिया से ही अलग अलग होकर, मतलब ये दोनों आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। अल्बानिया चाह रहा है कि भाई जो बुल्गारिया है, मैं इसकी ज्यादा से ज्यादा टेरिटरी ले लूं ताकि मेरा इन्फ्लुएंस ज्यादा बढ़े, जैसे हमने इंपीरियलिज्म का डेफिनेशन पढ़ा ना, कि टेरिटोरियल एक्सपेंशन भी हो सकता है, उसमें बेसिकली आप अपने स्टेट की पावर को एक्सपैंड करना चाहते हैं, वो टेरिटरी के बेसिस पे, कॉलोनाइजेशन के बेसिस पे हो सकता है, मिलिट्री पावर के बेसिस पे हो सकता है, अदर मीन्स पे हो सकता है। तो यहाँ पर अल्बानिया बुल्गारिया से लड़ रहा है, ग्रीस इससे लड़ रहा है बुल्गारिया से, या हो सकता है ग्रीस जो है वो रोमानिया से भी लड़ रहा है कि कौन ज्यादा से ज्यादा टेरिटरी जो है वो ले ले। ओके, तो ये लोग आपस में भी क्या कर रहे हैं,
लड़ रहे हैं कि किसके पास कितनी टेरिटरी आएगी, एक दूसरे से जेलस भी हो रहे हैं, ठीक है। तो क्या है, बाल्कन स्टेट वर जेलस ऑफ वन अनदर, की एक दूसरे से जेलसी हो रही है इनको। एंड ईच स्टेट होप टू एक्सपैंड इट्स टेरिटरी, और हर कोई क्या चाहता है कि मैं इसको हरा के इसकी टेरिटरी ले लूं, ये सोच रहा है मैं इसको हरा के इसकी टेरिटरी ले लूं, तो आपस में ही लड़े जा रहे हैं ये। ओके, तो ये हो गया फर्स्ट केस, ऑटोमन एम्पायर से इंडिपेंडेंस चाहिए। सेकंड, दे आर फील जेलस ऑफ वन अनदर, की एक दूसरे से ही लड़ने पे आ गए हैं ये। अब देखो थर्ड केस में क्या होता है, बिग पावर राइवलरी, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि जो बिग पावर है, ठीक है, अब मान लीजिए अल्बानिया, बुल्गारिया, ग्रीस और रोमानिया। अब यहाँ पर क्या है, बिग पावर का भी रोल आ गया, रशिया हो गई, ब्रिटेन हो गया, रशिया ब्रिटेन भी यहाँ आपस में लड़ रहे हैं। यहाँ पर मान लीजिए रशिया ब्रिटेन हो गया, ये देख रहे हैं कि भाई कौन यहाँ पर अपना जो डोमिनेंस है वो क्रिएट कर पाएगा, ये आपस में ही लड़े जा रहे हैं, ठीक है ना, उसी जमीन पर। अब देखो द पावर इन्वॉल्व रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रो हंगरी। ओके, ट्रेड एंड रिसोर्सेस, ये आपस में क्यों लड़ रहे हैं उस लैंड के ऊपर, कि ट्रेड एंड रिसोर्सेस के ऊपर किसका डोमिनेंस होगा, कॉलोनीज कौन बना पाएगा, नेवल एंड मिलिट्री राइट्स किसको मिलेंगे। तो ये भी क्या कर रहे हैं, थर्ड टाइप के जो कॉन्फ्लिक्ट है ये है कि उसी ऑटोमन एम्पायर पे ये जो बिग पावर है, जर्मनी, रशिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी, ये भी वहां पर लड़ रहे हैं, ठीक है। ये बिग पावर भी वहीं पर ही लड़ाई कर रहे हैं। तो इसकी वजह से आप देखेंगे ये जो पूरा का पूरा रीजन है वो इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर आ जाता है। इसीलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, बाल्कन कॉन्फ्लिक्ट बोल रहे हैं, ठीक है। ओके, तो अब यही एक रीजन रहता है जिसकी वजह से ये बिग पावर जब लड़ना स्टार्ट करती है, धीरे धीरे एक्सपैंड होकर रीजन बनता है वर्ल्ड वॉर वन का, ठीक है, जो कब से कब तक होती है, 1940 से लेकर 1918 तक होती है। क्लियर हो गया इतना, ठीक है। अब ये रिजल्ट आपको पता है कि सीरीज ऑफ वॉर होती है, राइवलरीज लेड टू द सिमिलर स्मॉलर वॉर इन द रीजन, ठीक है। और फाइनल ब्लो कब होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है फाइनली 1914 में, और ये जाके एंड कब होता है, 1918 में। ओके, आप मुझे कमेंट में बताइए कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम पीरियड क्या था, वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो है उसका टाइम पीरियड क्या था, कब से कब तक हुआ था। मैं बता देती हूँ, 19 कुछ है यहाँ पर, फिर 19 यहाँ पर। अब मुझे बताइए कब से कब तक हुआ था जरा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। ओके, तो ये क्लियर हो गया आपको। चलिए अब देख लीजिए इसमें क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं। इसमें पूछ, एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकता है, इनडायरेक्टली भी पूछ सकते हैं कि भाई क्या रीजन था जिसकी वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो स्टार्ट हुई। तो इसका मतलब इनडायरेक्टली वो वर्ल्ड वॉर बाल्कन कॉन्फ्लिक्ट के ही बारे में पूछ रहे हैं। या वो डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि भाई बाल्कन कॉन्फ्लिक्ट क्या था, रीजन क्या थे। तो यहाँ पर देखिए एथनिक डाइवर्सिटी, ऑटोमन एम्पायर का डिक्लाइन होना, सब खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर रहे थे, रोमांटिक नेशनलिज्म का इमर्ज होना, ठीक है, इंटरनल राइवलरीज होना। ओके, इंटरनल का मतलब जब वो लोग जेलस फील कर रहे हैं फॉर वन अनदर, ओके, एंड बिग पावर राइवलरीज होना वहां पर। तो ये सब कुछ रीजन थे जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट होता है। ओके, और फिर आप यहाँ पर एंड में लिख सकते हैं कि ये रिस्पॉन्सिबल था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए। देन आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द बाल्कन रीजन। तो यहाँ पर देखो ये यूरोप का पार्ट था, जोग्राफिकली और एथनिकली बहुत ज्यादा डाइवर्स था, वहां पर रहने वाले लोगों को स्लैव्स बोलते थे। देन आप देखोगे कि मॉडर्न स्टेट को कंप्राइज करता था रोमानिया, बल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, ठीक है, क्रोएटिया। तो मैंने बताया था ना आपको, मैंने आपको बताया था अल्बानिया, बल्गारिया, ग्रीस और रोमानिया। तो अब आप चाहे ना तो इसको ऐसे याद कर लीजिए, इसको ऐसे यहाँ पर देखो ए बी सी, अल्बानिया, बल्गारिया, क्रोएटिया, ठीक है, और डी से अगर कोई है तो देखो, नहीं तो फिर ग्रीस याद रख लो, क्योंकि ग्रीस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस आप चैप्टर 1 में पढ़ते हो, फ्रेंच रेवोल्यूशन में, ठीक है ना, एबीसी। ओके, रोमानिया याद रख लो, ये इजी रहेगा। तो एबीसी तो याद रखो ही रखो, अल्बानिया, बल्गारिया और क्रोएटिया, उसके बाद ग्रीस एंड रोमानिया। ओके, लार्ज पार्ट था अंडर ऑटोमन एम्पायर, डिसइंटीग्रेशन होता है, नेशनलिस्ट टेंशन जो होते हैं वो आफ्टर 1871 स्टार्ट होता है। क्लियर है। तो आई होप कि आपको ना ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया। अगर इसके बावजूद भी कोई डाउट है, ठीक है, यू डोंट नीड टू हेजिटेट। ओके, कमेंट बॉक्स में जाओ और कमेंट कर दो कि ये नहीं समझ में आया, कुछ भी है इसमें, एक भी पॉइंट आपका रह गया है, मैं आपको एक बार दोबारा छोटा सा शॉर्ट बना के क्लियर कर दूंगी, बट इसको अच्छे से पढ़ कर जाना, समझ कर जाना, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।